सोनम वांगचुक जैसा एनवायरमेंटलिस्ट से उसको इस तरह से रोकना ये अपने आप में साबित करता है कि देश में तानाशाही राजशाही चल रही है और चोरों की सरकार चल रही है। संविधान के सबसे ज़्यादा विरोधी विनाश करने वाली बीजेपी है। संविधान लोगों को मानसिक आज़ादी देना चाहता है और ये मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, संविधान की वो माथे से लगा रहे हैं संविधान को सिर लगा के कहा तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा थोड़े दिनों में। किसानों को प्रदर्शन करने से रोका। सोनम वांगचुक को दिल्ली में घुसने नहीं देता और रात के 11 बजे उसको पकड़ के ले जाया जाता है। धारा 44 का जो एक कानून है जो जब मर्जी लगा दो, जहाँ मर्जी किले ठोक दो, जहाँ मर्जी किसानों पे गोली चला दो, मजदूरों को पीट दो, किसी गरीब की बेटी को बिना माँ बाप की इजाज़त के जिसके साथ रह पाओ उसको रात को फूंक दो। ये बदमाशी किसने की? कौन है ये करवाने वाले? समझ नहीं रहा क्या समाज अभी भी जातियों में बटेगा क्या, रिलीजन में बटेगा क्या? सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। 5 करोड़ के आसपास वोटों का हेरा फेरी ये सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाई, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर पाई। लेटरल भर्ती क्या है? चोरी चकारी की भर्ती। इनको साइड लाइन फेंकना पड़ेगा इनको सबको। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब हैं बलराज मलिक जी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, जिस तरह से आप जानते होंगे बीते दिन जो घटना हुई है सोनम वांगचुक जी के साथ, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? ये पूरे 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती की है। 140 करोड़ लोगों का राइट टू एक्सप्रेशन का विनाश किया है, उसकी हत्या की है डेमोक्रेसी की। इसलिए सोनम वांगचुक जैसा एनवायरमेंटलिस्ट और इतना सुलझा हुआ आदमी जो कि कहीं यातायात में भी बाधा नहीं डाल रहे थे, अहिंसक तरीके से जो उनका राइट है उस राइट को रोकने की कोशिश की। इसलिए देश में अब अंग्रेज़ों के समय का ये काला कानून, प्रोहिबिटरी जो कानून है, लॉ हैं, इनको बंद करना पड़ेगा। सरकारी अफसरों को ये पावर नहीं दी जा सकती डेमोक्रेसी में, ये राजशाही और तानाशाही में दी जा सकती हैं कि जब चाहे उनको मदारी के बंदर की तरह उनसे ऑर्डर जारी करवा लें और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का विनाश कर दें, रोक दें, रुकावट डालें लोगों को। सर, मैं आपसे सवाल लूँगा, जिस तरह से वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों को लेकर पर्यावरणविद हैं और देश की जनता को समय समय पर पर्यावरण से संबंधित चीज़ें बताते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जब वो दिल्ली में आते हैं तो उनको चारों तरफ से पुलिस अर्धसैनिक बल घेर लेता है, एक दिन के लिए उनको डिटेन भी किया जाता है। ये इसकी वजह यही हो सकती है जैसे, और ये उसी सीन को दोहराता है जैसे अहिंसक आंदोलन चलाने से महात्मा गांधी को अंग्रेज़ लोग पकड़ते थे, बल्कि उससे भी बुरा सलूक है। वो तो गुलामी का वक़्त था, ये तो डेमोक्रेसी का, संविधान का ईरा है देश में। इस तरह से उसको इस तरह से रोकना ये अपने आप में साबित करता है कि देश में तानाशाही राजशाही चल रही है और चोरों की सरकार चल रही है। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आपको बीते दिन देखने को मिला होगा जिस तरह से लोग, आमतौर पे हम सारे लोग जानते हैं कि हम लोग सभी लोग संविधान के आगे अधीन हैं, सारे देश संविधान से चलता है और संविधान ही सबसे सर्वोपरि है। लेकिन कुछ जो राजनीतिक पार्टियां वो दावा कर रही हैं जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में कि हमने संविधान को बचा लिया। संविधान के सबसे ज़्यादा विरोधी विनाश करने वाली बीजेपी है। संविधान के सबसे ज़्यादा विरोधी मानसिकता किसी की है तो आरएसएस की है। ये संविधान का विनाश करने में लगे हुए हैं। ये देश को उन्हीं कथा कहानियों में ले जाना चाहते हैं, आस्था में ले जाना चाहते हैं। ये हकीकत से बच के भागना चाहते हैं, ये लॉजिक रीजनिंग से बच के भागना चाहते हैं, ये साइंटिफिक आधार से बच के भागना चाहते हैं और देश में उस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, नपुंसक बनाना चाहते हैं, इस देश को मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान लोगों को मानसिक आज़ादी देना चाहता है और ये मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। ये लोग संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए देश अभी को समझ गया, जो लोग संविधान को और इस देश के 140 करोड़ परिवार को भाईचारे के साथ रखना और बचाना चाहता है इस देश को, उन सब लोगों को बीजेपी से का सत्ता से बिल्कुल हटा देना चाहिए और इनको दोबारा मौका देने की भी जरूरत नहीं इस देश। लेकिन आप कह रहे हैं कि संविधान को बीजेपी और आरएसएस से खतरा है, लेकिन देखा जाए बीते दिन जो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री कहे जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि संविधान की वजह से हमने कुर्सी पर आया और संविधान की वजह से हम देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आप राहुल गांधी के बयान सुनते होंगे, बार बार कहते हैं कि संविधान को बचा लिया इस देश ने। कुछ कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि संविधान को हम लोगों ने बचा लिया। उस बयान को लेकर आप क्या कहें? देखिए, संविधान को इस देश ने बचाया है। कोई राहुल गांधी की ठेकेदारी नहीं संविधान को बचाने की, किसी नरेंद्र मोदी की ठेकेदारी नहीं। संविधान की वजह से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जरूर बना इस देश का। वो तो ये बार स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार तो कर रहे हैं, बना है, मगर संविधान की इज्जत तो नहीं कर रहा।
संविधान को तार तार कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर, संविधान की वो माथे से लगा रहे हैं संविधान को। वो माथे के लगाते हुए उसने कहा कि तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा संविधान, ये कहा। किसी ने सुना क्या कहा? क्या संविधान को सिर लगा के कहा तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा थोड़े दिनों में। ये तो आप मनगढ़ंत कहानियाँ कह रहे हैं, कहीं नहीं चला। मनगढ़ंत कहानी मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो ये तो पूछ के देखो, नरेंद्र मोदी से पूछो आपने क्या कहा था सिर लगा के। मेरी बात को आप कैसे मनगढ़ंत कह सकते हो? नहीं, वो कहे ऐसा। नरेंद्र मोदी इस बयान को काटे कि मैंने ऐसा नहीं कहा, क्यों? उनके आचरण से, व्यवहार से तो लगता ही है ना। संविधान की ऐसी की तैसी की, संविधान की ऐसी तैसी, किसानों को प्रदर्शन करने से रोका, लोगों के फंडामेंटल राइट जो हत्या करता है वो संविधान की हत्या करता है। सोनम वांगचुक को दिल्ली में घुसने नहीं देता और रात के 11 बजे उसको पकड़ के ले जाया जाता है गांधी के उस पर समाधि पे, वो संविधान की हत्या करता है। उस संविधान की हत्या करने वाला कौन है? संविधान सिंपल, इस देश का प्राइम मिनिस्टर और इस देश का गृह मंत्री, ये संविधान के हत्यारे हैं। और इनके बाकी जो लोग, जो पार्टी जिन्होंने इनको समर्थन देकर यहाँ बिठाया हुआ है, देश के सिर पे बिठाया हुआ है, जो आज देश के लिए बोझ बन गए हैं। और इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तो पोल ही खुल गई आरएसएस की। आरएसएस जिस देश में जितना जहर फैलाना चाहता है वो इनके मुंह के जरिए फैलाता है, वो इनके जरिए काम करवाता है, वो सरकार के पीछे। और मैं कह रहा हूँ अब इस देश में कम से कम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस तरह के जो इम्पोर्टेंट जगह पे उनके लोग बिठाए जाते हैं या उनको किसी सिस्टम में लाया जाता है जिसका कोई अता पता नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। ये कानून इस देश में बनाना पड़ेगा। और देश के अंदर काला कानून अंग्रेज़ों द्वारा लाया हुआ, जो इस देश पे कब्जा जमाना चाहते थे और लोगों का मुंह बंद रखना चाहते, डंडों से पीटना चाहते थे। आज मेन बात सुनो, धारा 44 का जो एक कानून है, जो जब मर्जी लगा दो, जहाँ मर्जी कीले ठोक दो, जहाँ मर्जी किसानों पे गोली चला दो, मजदूरों को पीट दो, किसी गरीब की बेटी को बिना माँ बाप की इजाज़त के जिसके साथ रह पाओ उसको रात को फूंक दो। ये बदमाशी किसने की? कौन है ये करवाने वाले? समझ नहीं रहा क्या समाज अभी भी जातियों में बटेगा क्या, रिलीजन में बटेगा क्या? सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। और बीजेपी को कम से कम जहाँ इलेक्शन, खासतौर पे तो हरियाणा में, इनको स्पष्ट मिटा देना चाहिए। अगर आप अपनी बहन बेटियों से प्यार करते हो और आप मानव जाति की फंडामेंटल राइट आज़ादी के पक्ष में हो, देश के भाईचारे के पक्ष में हो, तो एक एक आदमी कोई भी अपनी वोट बीजेपी को ना दे। सारी राजनीतिक पार्टियां बार बार कह रहे हैं धर्म जात मजहब में बंटने की बात जो कर रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां तो एक दूसरे के यही करती हैं। वो भी धर्म की बात करती हैं, वो भी राजनीति। इसलिए ये जो करती है ना, ये सारे बदमाश लोग हैं। इसलिए तभी तो इलेक्शन रिफॉर्म, इस देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म होने की जरूरत थी। मगर मदारी के बंदर की तरह जो इलेक्शन कमीशन है ये काम तो नहीं कर रहे। इन्होंने नपुंसक बना दिया देश को। इतने सारी एमपी 5 करोड़ के आसपास वोटों का हेरा फेरी, ये सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाई, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर पाई। जिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी दी है न्यायिक व्यवस्था की, देश को नीचा दिखाने का काम भी एक तरह से इस देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो कर रही हैं, जो डेमोक्रेसी की रक्षा, लोगों के पर्सन जो हैं, तो जाएं कहाँ लोग। और अब इस कानून को बदलने की ज़रूरत है। फ्यूचर में कोई भी धारा 44 बिना असली जजों के साइन के बगैर धारा 44 इस देश में नहीं लगनी चाहिए। डेमोक्रेसी का यही मांग है। और डेमोक्रेसी में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून, काला कानून, अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये ठेकेदार बनते हैं, न्याय नाम भी क्या रखा है, न्याय संहिता, और अन्याय चला रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत होती बीजेपी में तो उसको भी बदल देते। जजों के बिना इस देश में कोई धारा 44 नहीं लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ये करना पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आया है, लोगों के अंदर सोशल जस्टिस की बातें ज़्यादा उठने लगी हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं? जैसे लेटर एंट्री जो यूपीएससी में जो बाईपास के माध्यम से किया जाता था उस पर रोक लग गया, एनएफएस की बात होने लगी है, बैकलॉग भरने की बात होने लगी है। अब होने लगी ना कि कुर्सी पीछे निकलने वाली है, तब ये बातें याद आई। जब तक सत्ता का गुरूर था, पूरी मेजोरिटी थी, क्या क्या काम नहीं किया। लेटरल भर्ती क्या है? चोरी चकारी की भर्ती। सवाल सर मेरा ये है कि जिस तरह से 78 साल से इस देश में कांग्रेस बीजेपी का जो खेल चल रहा है, चूहे और बिल्ली का, जनता ये जानना चाहती है कि ये कब होगा। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो 10 साल बीजेपी को दिखा ली, फिर कांग्रेस को प्रमोट कर रही है। सवाल ये है कि कब इस देश में हक अधिकार की बात होगी। कांग्रेस और बीजेपी की बपोती नहीं है देश, ना और पॉलिटिकल पार्टियों की, ना पॉलिटिकल नेताओं की। ये इस देश के 140 करोड़ लोगों की बपोती है। और यहाँ पे सुप्रीम देश के लोग हैं। ना कोई पार्टी का नेता, ना कोई अध्यक्ष, ना कोई सीएम, ना कोई पीएम, ना कोई चीफ जस्टिस इस देश का सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम देश के लोग हैं। देश के लोग यहीं पे हैं। देश के लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं और उनको पता लग गया है कि जातिवाद का बोझ ढोते ढोते और रिलीजन का, संप्रदाय का बोझ ढोते ढोते मानव जाति की कमर टूट गई है। इनको साइड लाइन फेंकना पड़ेगा, इनको सबको।
और ये फेंकने का समय आ गया है। पूरी मानव जाति 800 करोड़ जिसका सॉफ्टवेयर एक जैसा है, उसको जोड़ने की जरूरत है, वरना न ये ग्लोब बचेगा न ये मानव जाति बचेगी। आप राजनीतिक पार्टियों को एक साइड में भेजने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र का देश है, राजनीति से ही चलता है यह देश है। तो कांग्रेस बीजेपी के बाद कौन? कांग्रेस बीजेपी के पास कौन? पार्टियां नाम बदल के कोई भी आ जाएगी, कोई भी आ जाएगी। पार्टियां कांग्रेस हो बीजेपी हो, इनसे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ये हम ड्रामा देख ही रहे हैं देश में। एमएलए एमपीओ की जरूरत नहीं है देश को स्टेट्समैन की जरूरत है, जो प्रेजेंट को समझ के पूरे देश की बात करें। तो कांग्रेस ने भी तो ऐसे बहुत से काम किए हैं। उन्होंने 1952 में जाति जनगणना बंद करा दिया, सारे राम मंदिर का ताला कांग्रेस ने खुलवाया। ये सारी की सारी बदमाशियाँ, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी शामिल रही है। आज के मौके पे जब क्या है, जब आपके घर पे धावा बोल दिया जाए तो आप पहले किसको टैकल करोगे? जो आपको मारना चाहता है, जो खाली आपका धन ले जाना चाहता है, उसको बाद में देखेंगे आप। तो इसलिए पहले तो अभी जो संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं, जो आदमी को आदमी नहीं समझते, जो चोरी चकारी करके देश के बहुजन समाज का हक मारना चाहते हैं और मार रहे हैं लगातार। 10 सालों में क्या बीजेपी गवर्नमेंट कोई अच्छा काम किया है कि नहीं? 2 ही काम बता दीजिए। काम यह है, सूरज उगने से पहले मुख्यमंत्री बनाना, पूरी की पूरी खेप एमपीओ की बाहर निकाली, ये अच्छा काम हुआ, बिल्कुल नया काम था देश के लिए। मैं आपसे बार बार 2 अच्छे काम पूछ रहा हूँ, आप हमको उनका अगेंस्ट बता रहे हैं। हाँ, 2 अच्छे काम है। इतनी ड्रेस बदलने वाला ऐसा हीरो प्राइम मिनिस्टर देश ने कभी देखा नहीं। इतने हीरोइन भी ड्रेस नहीं बदलती, ये बहुत अच्छा काम हुआ। लोगों ने देखा भी कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसें बदल सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम हुआ। सारे देश की पगड़ियाँ उन्होंने सिर पे रखी, सारे देश की पगड़ियों को यहाँ सम्मान पे पहुँचाया, और जब पगड़ियों को इज्जत देने की बात थी तो उनको गोली मरवाई गई पगड़ी पहनने वालों को। किसान समाज है और कोई एक काम, इसका किसान मजदूर समाज ही तो पगड़ी पहनता, सिर को ढकता है, पसीना धूप में काम करता है, फिर उस पगड़ी को कैसे लात मारी, उसको कैसे रौंदा गया। चलिए मैं 2 काम बता दे रहा हूँ। भव्य राम मंदिर बनवाया उन्होंने। धारा 370 हटाया, जिससे जम्मू कश्मीर में भाईचारा बढ़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा उसे, जम्मू कश्मीर में भाईचारा बढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। 370 का ड्रामेबाजी वैसे लोगों में एक झांसा था, और राम मंदिर बना के इससे बड़ा अपराध तो हो ही नहीं सकता। अपराध क्यों है? राम मंदिर से मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, राम मंदिर से किसी को तकलीफ़ नहीं है, मुसलमानों को भी तकलीफ़ नहीं है। राम मंदिर को, एक मस्जिद को तोड़ के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत तोड़ा और उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था, वहाँ राम मंदिर का बनाना, सुप्रीम कोर्ट ने भी बदमाशी की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अन्याय किया है। आने वाली पीढ़ियाँ इसको भुगतेंगी, और आने वाला ये इतिहास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कलंक के रूप में याद किया जाएगा। एक आदमी तो राम को लाने वाला हो गया, यहाँ पर दूसरा एक और हो गया। दिल्ली में एक कुर्सी रख दी, खड़ाऊ रख दी दूसरी कुर्सी पे, और मुख्यमंत्री की, ये किसी के बाप का राज है क्या? यहाँ तानाशाही है क्या? ये डेमोक्रेसी है, व्यवस्था है ये जनता की। स्वाति वो कौन बनी है मुख्यमंत्री दिल्ली की? उसको इस्तीफा देना चाहिए, इस बयान को वापस लेना चाहिए। और आम आदमी पार्टी को भी। ये 2 ऐसे चेहरे हैं जो इस देश को दोबारा शिला युग में मानसिक गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं, ताकि ये राजा हो जाएं और सब प्रजा हो जाएं और ये राजा बने रहें। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से आप बार बार न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं। मैं सवाल नहीं उठा, न्यायपालिका पर सवाल नहीं है, ये पूरे देश के। नहीं, इससे पहले जो आप बोल रहे थे कि न्यायपालिका वो, न्यायपालिका ये, न्यायपालिका पर आखिर आप सवाल उठाते हैं। न्यायपालिका से आप संबंधित आप रहते भी हैं, आप एक वकील हैं, सीनियर हैं, फिर आप न्यायपालिका पर बार बार सवाल क्यों उठाते हैं? अरे भाई, हमारे घर में कोई गलत काम होगा, आवाज़ कौन उठाएगा? बाहर का आदमी आगे उठाएगा क्या? चोर मेरे घर में हो, आवाज़ कौन उठाएगा? न्यायपालिका में कोई चोर, बदमाशी मेरे घर में चल रही हो तो आवाज़ कौन उठाएगा? मेरे घर के सदस्य सही काम नहीं कर रहे तो आवाज़ कौन उठाएगा? मेरे घर के सदस्यों ने जिम्मेवारी ली है पूरे देश की, वो काम नहीं करेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा? ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरे जैसे वकीलों की जिम्मेदारी, तो किसकी जिम्मेवारी है? देश के 140 करोड़ भाई बहन हैं जो, उनकी तरफ से हमारी जिम्मेवारी है, और हम उनके प्रति जवाबदेही हैं। हमारी जवाबदेही किसी चीफ जस्टिस, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी पार्लियामेंट के प्रति नहीं है। हमारी जवाबदेही इस देश के 140 करोड़ का जो हमारा परिवार है उसके प्रति है। हमारी जवाबदेही हिंदू मुसलमान के प्रति नहीं है, सिख क्रिश्चियन के प्रति नहीं है, हमारी किसी संप्रदाय पॉलिटिकल पार्टी के प्रति नहीं है। हमारी मानव जाति और मानवीयता के प्रति है, और वो 140 करोड़ को हम अपना परिवार मानते हैं, उसके प्रति ड्यूटी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो इस देश में ठेकेदार हैं, जिम्मेदार हैं न्याय के लिए, वांगचुक के साथ जो हुआ ये बहुत काली घटना हुई है देश के अंदर, और ये कलंक है देश की सुप्रीम कोर्ट पे, उसकी नाक के नीचे ऐसा हुआ है। चलिए शुक्रिया सर जी, थैंक यू। तो ये बलराज मलिक जी थे, जिस तरह से तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपने बयान दिए हैं। ये न्यायपालिका से संबंध रखते हुए भी न्यायपालिका को बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।